क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत एक गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि हमारे देश को वो बात पता होनी चाहिए, हमारे लोगों को पता होनी चाहिए। बात यह है कि अफ़गानिस्तान का UNGA, अभी हम लोगों ने सबने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस प्रकार से मोदी जी का भाषण वर्ल्ड लीडर की तरह लिया गया और जो बाइडेन ने भी कुछ कहा और तमाम तरह की बहसें हुई। उसके बाद बायलैटरल टॉक्स हुए, साइड बाय साइड टॉक्स हुए, ऐसा बहुत कुछ होता रहा। लेकिन अफ़गानिस्तान, चूँकि अफ़गानिस्तान तो UNO का सदस्य है, अफ़गानिस्तान UNO का सदस्य है। अब सदस्य होने के नाते अफ़गानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होने चाहिए थे। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किसी भी देश को, जो सदस्य देश है UNO का, उसको अपने मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार है। अगर उसके पास खर्चे नहीं उठा पाता तो एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और नहीं 2 भेज दे, 3 भेज दे, 4 भेज दे, 5 भेज दे। तो 5 में से कोई एक भी वहाँ प्रेजेंट रहता है तो वो अपनी बात कह लेता है। और इसके अतिरिक्त जिस समय जनरल असेंबली में ये वार्षिक उत्सव होता है, वार्षिक मतलब स्थापना दिवस के उसमें होता है, उसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। इसमें राष्ट्राध्यक्ष चाहे तो राष्ट्राध्यक्ष चले जाएं, वहाँ की गवर्नमेंट का अध्यक्ष चाहे तो गवर्नमेंट का अध्यक्ष चला जाए, या फिर वहाँ कोई सुल्तान है तो सुल्तान चला जाए, नहीं तो फॉरेन मिनिस्टर चला जाए, फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं तो कोई डिप्लोमेट्स चला जाए, और डिप्लोमेट्स जो उनके रहते हैं वो चले जाएं, या कोई और डिप्टी लेवल का अधिकारी चला जाए। कुल मिलाकर उस मंच से वो अपनी बात, विश्व कल्याण के लिए अपनी बात रखता है, अपने देश की भी बात रखता है, देश का योगदान क्या हो सकता है वो रखता है, देश में क्या समस्याएं इंटरनेशनली आ रही वो रखता है। हाँ, देश के अंदर अच्छी बातें तो सब रखता है, लेकिन देश के अंदर की समस्या अगर कहीं दूसरे देश से आ रही है तो अपनी बात रखता है उस मंच पर, और कहता है कि भाई ये दूसरे देश, पाकिस्तान परेशान कर रहा, ईरान परेशान कर रहा, या चीन परेशान कर रहा, या हम नहीं निपट सकते, आपको उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम वहाँ पर चलते हैं। अब अफ़गानिस्तान चूँकि उसका मेंबर है, मेंबर होने के नाते अफ़गानिस्तान का रिप्रेजेंटेशन वहाँ जाना। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि किस अफ़गानिस्तान का? जो अफ़गानिस्तान तालिबान ने कब्जा कर लिया है, यानी कि आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, वो अफ़गानिस्तान, या फिर जिस अफ़गानिस्तान में चुनाव होकर अशरफ गनी की सरकार बनी थी वो अफ़गानिस्तान। तो जाहिर सी बात है कि जो पुराना वाला है वो ऑलरेडी चल ही रहा था, रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर थे। अब जो नई आतंकवादी सरकार बनी, आतंकियों ने जो सरकार बनाई, इस्लामिक चरमपंथियों ने जो सरकार बनाई, तो इस्लामिक आतंकवादियों ने एक चिट्ठी लिखी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी को। उस चिट्ठी में उसने कहा कि देखिए, अफ़गानिस्तान में सरकार बदल चुकी है और जो पुराने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हम डीरिकॉग्नाइज करते हैं और हम नया रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं। अब हमारा फॉरेन मिनिस्टर फला व्यक्ति है जो दोहा में बैठा हुआ है। और साथ में वो कहता है कि जो पुराने फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अब डिसकंटिन्यू कर दिए गए। पुराने वाले फॉरेन मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं वो क्लेम करते हैं कि हम अफ़गानिस्तान को सही रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये मतलब दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट पैदा हुआ, क्लैश पैदा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये चर्चाएं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि वाकई में हम जानना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन वर्ल्ड ऑर्डर ने दी है, या फिर ये आतंकवादी कब्जा हो गया है और विश्व उसमें उलझना नहीं चाहता, या फिर विश्व के क्रिश्चियन कंट्री इसके सपोर्ट में है। मुस्लिम कंट्री तो नो डाउट पाकिस्तान को छोड़कर कोई इसके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रियों की खास बात यह है कि 72 फिरके, 72 प्रकार की विचारधारा, और एक दूसरे से कोई मैच नहीं करती और एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए परमानेंट तैयार बैठे हुए हैं।
तो मुस्लिम कंट्रियों को सबको ये मालूम है कि तालिबान जो आतंकवादी चरमपंथी संगठन है वो अफ़गानिस्तान को अगर सही से चला लेता है, स्ट्रॉन्ग पावर बन जाता है, तो कल ईरान की तरफ बढ़ेगा, पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान इनकी तरफ बढ़ेगा और क्लेम करेगा, शिनजियांग की तरफ बढ़ेगा, क्लेम करेगा कि भाई हमारा तो खुरासान मॉडल है और हम खुरासान हैं, इसलिए ये 14वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में ये शासन था, वो शासन था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा वो नबी कह गए थे, ऐसा ऊपर वाले ने कहा, ऐसा उस किताब में लिखा है, ऐसा ये दुनिया के ड्रामे चलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि तालिबानी आतंकवादी सरकार विश्व का कोई भी कंट्री स्वीकार नहीं करेगा। वो इस्लामिक कैरेक्टर किसी और को जानते ना जानते हो, इस्लामिक कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं। तो फिर कौन कंट्री इसमें अफ़गानिस्तान में चरमपंथी तालिबान के फेवर में है? अब बचते हैं क्रिश्चियन कंट्री। हिंदुस्तान तो नो डाउट नहीं है। हाँ, कम्युनिस्ट हो सकते हैं, कम्युनिस्ट चाहे वो क्रिश्चियन हो या और हो, कम्युनिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा दुश्मन संसार में अमेरिका है, दूसरा नंबर का दुश्मन उनका हिंदुस्तान है। तो अमेरिका उनका दुश्मन है, अमेरिका से तालिबान का तथाकथित रूप से चलता दिखाई दे रहा है, तो वो वहाँ घुसकर बैठेंगे और उनको लगता है कि हम इनको कब्जा कर लेंगे, हम इनमें बैठ जाएंगे, इसलिए वो उनकी मदद कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यूएनओ के अंदर पुराना वाली सरकार या नई वाली सरकार। तो तर्क तो ये दिया जा सकता है कि भाई जब पुराने वाले अशरफ गनी भाग गए और सरकार ख़त्म हो गई, तो फिर पुराने वाले का रिप्रेजेंटेशन क्यों? और दूसरा तर्क ये है, क्या आतंकवादी अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करेंगे? आपने लिट्टे को रिकॉग्नाइज़ किया था क्या? LTTE को, प्रभाकरन को? आपने बोको हरम को रिकॉग्नाइज़ किया है क्या? आपने संसार के किसी ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने किसी कंट्री पर या कंट्री के किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया हो, उसको कभी रिकॉग्नाइज़ करके देश माना है क्या? या किसी देश पर कब्जा कर लिया हो तो उसको कभी आपने स्थान दिया है क्या? तो फिर आप तालिबान अफ़गानिस्तान को कैसे दे देंगे? तो ये डिस्प्यूट हो गया। अब इसके पीछे का जो मैं कानून या इंटरनेशनल लॉ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनने की आवश्यकता आती है। पहली बात यह है कि चीन, कम्युनिस्टों ने जब चीन पर कब्जा किया 1949, तो वहाँ नेशनलिस्ट चीन बैठा हुआ था, चिंगकाई शेख उसको हेड करते थे। नेशनलिस्ट चीन बैठा हुआ था। नेशनलिस्ट चीन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर था, यूएनओ का स्थायी सदस्य और इसका स्थायी मेंबर था। कम्युनिस्टों ने 1949 में कब्जा कर लिया। अब डिस्प्यूट होना स्वाभाविक, क्योंकि जो नया बैठा, यानी कि जो कम्युनिस्ट बैठा, माओ ने कब्जा किया था, तो पुराने वाले ने अपना रिप्रेजेंटेशन यूएनओ में रखा और नए वाले ने क्लेम कर दिया। हालांकि नए वाले के पक्ष में संसार में सबसे पहला कोई व्यक्ति या कंट्री था तो वो भारत था। नेहरू उनके मुरीद थे कम्युनिस्टों के, क्योंकि बेसिकली नेहरू एक कम्युनिस्ट थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेफ्ट फ्रंट ऑफ कांग्रेस 1928 में सबसे पहले नेहरू लेकर आए थे, जिस समय साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था और देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ। लाहौर में लाला लाजपत राय की जिस दिन हत्या हुई, उस दिन लखनऊ में ये लेफ्ट फ्रंट ऑफ कांग्रेस का बैनर लिए वहाँ रैली कर रहे थे। तब ये कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं खोली थी, तो लेफ्ट फ्रंट बनाया था कम्युनिस्टों, मतलब कांग्रेस ने। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली ये लेफ्टिस्ट थे, तो इसलिए इनको वो बहुत अच्छे लगते थे। देश का जो डिफेंस मिनिस्टर था वो भी लेफ्टिस्ट था, कृष्णा मेनन, उसको भी बहुत अच्छा लगता था चीन। तो इन्होंने सबसे पहले चीन को रिकॉग्नाइज कर दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यूएनओ में चीन, पुराना वाला चीन कब तक रहा? आपको पता है यूएनओ में पुराना वाला चीन 1967-68 तक रहा। 1949 टू 1967 लगभग 20 वर्ष की बात आती है। 20 वर्ष तक कम्युनिस्ट चाइना का रिप्रेजेंटेशन यूएनओ में नहीं था, पुराने वाले का ही रिप्रेजेंटेशन यूएनओ में था। और पुराने वाले जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने मेनलैंड छोड़ दी थी
और उस समय फॉर्मोसा नाम का एक आइलैंड था, उस पर जाकर बस गए थे और वहीं से चीन लिखकर वो अपनी सरकार चलाते थे। बाद में उसी फॉर्मोसा को ताइवान कहा गया, जिसको आप आज ताइवान कहते हैं। वो छोटा सा आइलैंड है, वो ताइवान कहा गया। वो आज भी ताइवान अपने आप को नेशनलिस्ट चाइना क्लेम करता है, ये कम्युनिस्ट चाइना क्लेम करते हैं। ये पीआरसी कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, आरओसी। तो उनका जो पासपोर्ट बनता है वो अभी भी आरओसी के नाम से बनता है ताइवान का, और चीन का जो पासपोर्ट बनता है वो पीआरसी के नाम से बनता है। तो विश्व ने जब मेनलैंड से वो जा चुके थे, एक टापू पर कुछ लोग बस गए थे, तो आप मुझे बता दीजिए कि पूरे विश्व ने 1967 तक 68 तक पुराने वाले फॉर्मोसा में बैठे चीन को ही रिकॉग्नाइज क्यों किया? जब मेनलैंड पर बैठ गया था कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट को रिकॉग्नाइज करते। नेहरू जी लगातार यूएनओ में कह रहे थे कि भाई हमारे मित्र है, बहुत अच्छा है, पड़ोसी है, बहुत प्रोग्रेसिव है, इसको आप क्यों नहीं रिप्लेस करते, इसको क्यों नहीं लेकर आते? तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने 1949 से लेकर 1967-68 तक चीन पर कब्जा होने के बावजूद कम्युनिस्ट फिलॉसफी आपके अगेंस्ट थी, आप उनको आतंकवादी उस समय मानते थे, और माओ ने कब्जा भी आतंकवाद से ही किया था, यानी कि लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे, तब कब्जा हो पाया था चीन पर। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपने उनको सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया? आज यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के चीफ सेक्रेटरी जनरल ने पुरानी वाली सरकार का जो रिप्रेजेंटेशन था, फॉरेन मिनिस्टर था या उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, उसको सीज कर दिया, डीलिस्ट कर दिया था, और उसको डीलिस्ट करके इस वाली जनरल असेंबली में उसको भाषण देने नहीं दिया गया। वो अगर यहाँ आता तो वो अपने देश की पूरी बात बताता कि किस प्रकार तालिबानी चरमपंथियों ने कब्जा किया है, हम कहाँ हैं, हमारी विश्व से मदद क्या चाहिए, ह्यूमन राइट के वायलेशन क्या हो रहा है। क्योंकि जो सबसे अच्छा अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेशन यूएनओ में कर सकता था, वो ही कर सकता था जो तालिबान से पहले वहाँ बैठा था। लेकिन मालूम क्या हुआ? हुआ ये कि जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल ने उनको डीलिस्ट कर दिया एक दिन पहले, और उनको भाषण नहीं देने दिया। आप सोच सकते हैं कि उनको भाषण नहीं देने दिया का मतलब क्या है? बड़े गूढ़ विषय हैं, क्योंकि चीन को आपने 20 साल झेला, पुराने वाले को 20 साल बाद आपने परिवर्तित किया। अमेरिका 1972-73 तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो फिर आज के अभी कल तक बैठे अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को आपने डीलिस्ट क्यों कर दिया? ये प्रश्न है। अब इसका सलूशन मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये क्रिश्चियन वर्सेस अदर्स है, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं इसमें, वह यूएनओ में क्रिश्चियन कंट्री ही प्रिवेल करते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में से 4 जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, एक कम्युनिस्ट है आज। और उस समय जब बैठे थे तब चिंकाई शेक की गवर्नमेंट थी, वो भी उन्हीं की भाषा बोलते थे। तो उस समय 5 एक ही तरह के विचारधारा के थे, 4 क्रिश्चियन, एक अदर्स, मतलब बौद्ध। तो 4 क्रिश्चियन स्थायी सदस्य या यूएनओ में प्रिवेल करता है ये क्रिश्चियन कंट्रीज। ये तालिबान के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्ष में है। मैं लगातार कहता आया हूँ, पक्ष में मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप ह्यूमन राइट का खेल देखते तो आपकी नाटो सेनाएं वापस ना जाती। ह्यूमन राइट का वायलेशन इतना खतरनाक तो कभी हो ही नहीं सकता जैसा तालिबान तांडव वहाँ कर रहा है। ह्यूमन राइट के आप संरक्षक अपने आप को कहते हैं, और कहते हैं संसार में कहीं ह्यूमन राइट नहीं के वायलेशन नहीं होने देंगे। भारत जो एक सभ्य कंट्री है उसमें आप ले आते हो कि जम्मू कश्मीर में ये चल रहा, वहाँ ये चल रहा, वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ दुनिया भर का ह्यूमन राइट वायलेशन पर आप रेजोल्यूशन पास करते घूमते हैं। तो फिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? और ह्यूमन राइट का वायलेशन अफगानिस्तान में हो रहा है, उसके बावजूद नाटो वहाँ से विड्रॉ कर जाता है, अमेरिका वहाँ से चला जाता है, सारी आर्मनीज और सारे जो उनके तोप गोला बारूद है वो सब छोड़ जाता है, रिजर्व बैंक में पैसा छोड़ जाता है, डॉलर्स, और बाद में उनको एक $1.64 बिलियन की
जो यूएनओ के सदस्य हैं वो मदद करने की बात कर देते हैं। अमेरिका अकेला $64 मिलियन की मदद करेगा। किसके थ्रू मदद करेगा? वहाँ सरकार को ही तो पैसा जाएगा ना। आप सीधा वहाँ खड़े नहीं हो सकते, एयरपोर्ट पर उतर नहीं सकते, आप किसकी मदद कर देंगे और कैसे मदद कर देंगे? तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार को ही पैसा देंगे, सरकार वहाँ खर्च करेगी, और सरकार जो वहाँ पर है वो आतंकवाद की सरकार है, तो इसका मतलब आप आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप वहाँ पर, क्योंकि सशक्त तालिबान पूरे यूरोप और अमेरिका के पक्ष में है, क्रूर तालिबान उनके सबके पक्ष में। क्यों? किसको परेशान करेगा? क्योंकि वो परेशान करेगा रशिया को, वो परेशान करेगा ईरान को, वो परेशान करेगा पाकिस्तान को, वो परेशान करेगा हिंदुस्तान को, वो परेशान करेगा चीन को, जो उसके बॉर्डर हैं 6 बॉर्डर्स, उन सबको परेशान करेगा। अब इन सबको अगर परेशान करेगा तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का क्या? बल्ले बल्ले है, सब अच्छा है। मैं 4 जो स्थायी क्रिश्चियन कंट्रियों की बात करता हूं, उसमें रशिया को इसलिए ये लोग काउंट नहीं करते क्योंकि रशिया में कम्युनिज्म रहा है। वैसे रशिया भी बेसिकली क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन वो वहाँ चूंकि कम्युनिज्म रहा है इसलिए इनके सर पर नहीं चढ़ता, इसलिए उसको थोड़ा सेपरेट रखते हैं, 3 इकट्ठे रहते हैं। तो रशिया, चाइना, भारत, ईरान, पाकिस्तान, और फिर रशिया से मतलब वहाँ तुर्कमेनिस्तान, तुज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, या और जितने भी तान वो अगल बगल लगे हुए हैं, ऐसे सभी 9 कंट्री, 6 कंट्री में मानूँ अगर रशिया को 1 मानते हैं यूएसएसआर को, और नहीं तो 9 कंट्री, उन 9 को परेशान करेगा जो अमेरिका या यूरोप के पक्ष में जाता है। यानी कि वो शांति से नहा धो लेंगे और ये हम सबको परेशान करता रहेगा, अपना बाउंड्री विस्तार करेगा, आतंकवाद फैलाएगा, इधर उधर भेजेगा आतंकवादियों को गोली चलाने के लिए, नेगोशिएट करेगा उल्टा सीधा। इसलिए यूएनओ में आपने पुराने वाले जो अफगानिस्तान सरकार थी उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको बोलने का अवसर पहले इंस्टेंट में नहीं दिया, जबकि चीन के नेशनलिस्ट चीन जो आपकी विचारधारा का था उसको 20 साल बोलने दिया आपने वहां पर यूएनओ में। आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक साजिशें चल रही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।